सृजन कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। सृजन कार्यक्रम हम जानते हैं ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें कला, संस्कृति, लेखन को लेकर, नाटक को लेकर हर एक क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं, विशेष रूप से ये जो यात्रा है उसको लेकर हम प्रस्तुत होते हैं। आज कार्यक्रम अलग है क्योंकि एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जिसमें नवयुवक लोग बहुत रुचि दिखा रहे हैं और हर साल अनेक संस्थाओं की ओर से इस विधा को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। हम बात करेंगे नाटक को लेकर और हाल ही में जो नाटक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था नेशनल ड्रामा फेस्टिवल के अंतर्गत, उसके बारे में विशेष चर्चा होगी। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है सृजन कार्यक्रम में। अशोक की चिंता हो, सबसे बड़ा रुपया हो या भंवर हो, विषय अलग अलग, और जब तीन दिग्गज आमने सामने होते हैं नाटक को लेकर, तब इस साल की जो प्रतियोगिता रही अपने आप में अव्वल रही हर दृष्टि से। हमारे साथ तीन मेहमान हैं, नाटक के क्षेत्र में तीन नवयुवक कह सकते हैं। सबसे पहले सृजन कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनय गुजारिया, आपका स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद अरविंद। आज अशोक की चिंता पर चर्चा होगी। जी जरूर। चेतन हुजूरी जी, सभी लोग आपको जानते हैं, नाटक के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और विशेष रूप से स्कूलों में आप सबसे बड़ा रुपया लेकर आए हैं। जी अरविंद जी। और हमारे सहयोगी एमबीसी के भंवर में हमें कहाँ ले जाएंगे, इस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले डॉक्टर विनय गुजारी हमें बताएं, सभी लोग जानते हैं कि आप महात्मा गांधी संस्थान में अध्यापन के साथ जुड़े हुए हैं, अब नाटक के साथ भी जुड़ गए। ये जो संबंध है कैसे जुड़ा? धन्यवाद अरविंद जी मुझे बुलाने के लिए। संबंध कैसे जुड़ा, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं कला की सेवा वो करता है या करने की इच्छा रखता है। मुझे हमेशा से मेरी रुचि रही कि मैं शिक्षण के अतिरिक्त अपने पैशन को देखूं, अपनी उस सृजनशीलता को देखूं जहां पर मेरा मन सही मायने में लगता है। तो फिल्मों के अतिरिक्त और कविताओं के लेखन, उपन्यास लेखन आदि के अतिरिक्त कुछ 2-3 वर्षों से अब इस क्षेत्र में रुचि आई है। तो इस सिलसिले में एक नाटक लिखा मैंने, अशोक की चिंता नाम करके, और उसको लेकर हम लोग प्रस्तुत हुए राष्ट्रीय नाट्य प्रतियोगिता में, और जूरी मेंबर को काफ़ी पसंद आए और काफ़ी सम्मान मिले हमको उस पर। अशोक की चिंता, उसमें जो मौलिक पक्ष हैं उस पर अभी बात करेंगे। फिलहाल रितेश मोहाबीर एमबीसी में टेक्निकल प्रोड्यूसर, इस नाटक के विषय के बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन आप हमें ये बताएं कि जैसे आप रेडियो के साथ जुड़े हैं, टीवी प्रोडक्शन के साथ जुड़े हैं और नाटक सीखा है आपने, पढ़ा है आपने और नाटक में भाग भी लेते हैं, इन तीनों को एक साथ अगर हम मिलाते हैं तो ये एक कैसा मिश्रण होगा, कैसा मिलन होगा? क्या एक दूसरे से सहायता प्राप्त करते हैं या फिर ये आपको बेहतर प्रोड्यूसर बनाता है या आपको बेहतर अभिनेता बनाता है? अरविंद जी, मैं तो कहूँगा कि आपने कहा रेडियो, टीवी और नाटक, ये तीनों जो है एक ही दुनिया से जुड़े होते हैं। फ़र्क बहुत नहीं है, फ़र्क इतना ही है कि रेडियो तो आवाज़ आती है और टीवी आवाज़ और चेहरा भी आता है, और नाटक में स्टेज पर पूरा जो शरीर है, पूरा जो अभिनय है, पूरा जो कलाकार है वो आ जाता है उसमें। और मीडिया हो या फिर नाटक हो, इसमें नाटक का एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर प्रस्तुतकर्ता के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ एमबीसी में, तो नाटक मेरे लिए एक बहुत ही बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा है, क्योंकि मैं कहूँगा कि नाटक में हम क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं, मीडिया में भी क्रिएटिविटी के साथ हम काम करते हैं, और ऑडियंस के सामने हम परफॉर्म करते हैं। तो नाटक में भी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं और एमबीसी में भी, मीडिया में भी हम ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं। बॉडी जेस्चर्स, ये बहुत ही बड़ी विधा है कह सकते हैं, जहाँ पे हम नाटक से बहुत कुछ सीख सकते हैं और भाषा में भी उसका पकड़ होता है।
ये तो एकदम काफ़ी टेक्निकल रूप में आप बात करने लगे नाटक को लेकर। और चेतन हुजूरी जो प्रोफेसर बासदेव सिंधियाल सेकेंडरी स्कूल में एजुकेटर हैं और मॉरिशस में काफ़ी प्रख्यात है नाटक के क्षेत्र में, इस नाटक के बारे में सबसे बड़ा रुपया बात करेंगे अभी। लेकिन आप हमें ये बताएं कि जब से आपने शुरू किया है, हर साल नाटक की प्रस्तुति है, बच्चों को आप तैयार करते हैं और अभी तक सफ़र जारी है, आपको अपने कार्य में हर एक क्षेत्र को लेकर क्या नई बातें जोड़ने का मौका मिला? आप अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, क्या आप खुद अपने आप को अलग पाते हैं? इस यात्रा के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जब मैंने नाटक मंचन आरंभ किया था लगभग 17 साल पहले, तो उस समय हम विशेष धार्मिक नाटक खेलते थे। मुझे याद है मैंने मंचन किया था विश्वामित्र के ऊपर, या जो धर्म की बातें हैं उसके ऊपर हम नाटक का मंचन करते हैं। फिर धीरे धीरे विषय में परिवर्तन आया, हमने सामाजिक समस्याएं प्रस्तुत की, और पिछले 2-3 साल से मेरी रुचि बढ़ी है, विशेषकर जो कलाकार हैं, जो चित्रकार हैं, नाटककार हैं, उनके बारे में नाटक का मंचन करना। यानी कि जो समस्याएं सामना करना पड़ता है उनको, जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में मैंने नाटक का मंचन किया, ताकि ऑडियंस को हम दिखा सकें कि नाटक मंचन करना या कला के क्षेत्र में कुछ करना काफ़ी कठिन बात हो गई है आजकल। तो अभी हम नाटकों के बारे में बात कर रहे हैं। अशोक की चिंता, अशोक एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं। इसको कैसे प्रासंगिक बनाना, ये हमने देखा। आइए इस नाटक का एक अंश देखते हैं, फिर उसमें जो मौलिकता वाली बात है उस पर चर्चा करेंगे। धर्म में सद्भावना हो, सभी धर्मों का सम्मान हो, प्रजा 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 मेरी संतान है राधा गुप्त, मेरी संतान, और प्रजा का हित ही राजा का हित होता है। शासन अब लोगों पर नहीं, राज्य पर नहीं, मन पर होना चाहिए। मन पर। जब तक वह थी इस घर में, कभी उसका मान सम्मान नहीं किया। आज जब वह चली गई, तो क्यों ये आंखें उनके लिए आंसू बहा रही है? क्यों ये आवाज उनको पुकार रही है? क्यों? क्या यही एक कलाकार का जीवन है? मरने के पश्चात ही किसी कलाकार की कृति को मान्यता प्राप्त हो, ऐसा क्यों? डॉक्टर विनय गुदारी, अशोक की चिंता को लेकर आप काफी महीनों से चिंतित थे। उस विषय को जब आपने लिखा और हमने देखा कि उसमें वो जो मौलिकता आपने प्रस्तुत किया, उसके बारे में बताया हमें। इसकी एक भूमिका मैं बांधना चाहूँगा बहुत जल्दी अरविंद। सम्राट अशोक असल में बहुत बड़े शासक हुए। उनकी एक पूरी संघर्ष यात्रा रही भारतवर्ष में, पूरे भारत के इतिहास में। उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना ये घटी कि उनके आरंभिक काल में भाइयों के साथ या अपने भाई की हत्या करना, फिर विवशतापूर्वक सम्राट बन जाना, और काफ़ी इस तरह की नकारात्मक चीज़ें जुड़ी जाती है उनके चरित्र के साथ। लेकिन उनके जीवन के अंतिम दिनों में हम ये पाते हैं कि वे बौद्ध धर्म के सबसे बड़े अनुयायी बन जाते हैं। और ये जो परिवर्तन है कि अंत में जब वो चिंतित होकर वो सोचते हैं कि क्या युद्ध आवश्यक है, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है समाज को, देश को, जब इन बातों पर चिंता करते हैं तो पाते हैं कि नहीं, इसके बदले प्रेम ज़रूरी है, इसके बदले धर्म, इसके बदले शांति, ये आवश्यक है।
तो एक बार मैं अपने मित्र गुलशन से बात कर रहा था, वो कक्षा से बाहर निकलने के बाद अशोक की चिंता, जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कविता है, इसके बारे में हम दोनों चर्चा कर रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना इस ऐतिहासिक मिथकीय चरित्र को आज के संदर्भ के साथ, आज की समस्या के साथ हम जोड़ कर देखें। तो यहीं से मैं प्रेरित हुआ। तो फिर लेखन मेरा जब शुरू हुआ तो मुझे लगा कि स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को जोड़ा जा सकता है। तो मैंने क्या किया, अशोक का ही काल लिया मैंने, और आज के जो 3 मुख्य समस्याएं जो मैंने ली हैं। एक सबसे पहले बाजारवाद, कि पूरे विश्व में आप किसी भी तरीके से लोगों को ठग कर आप अपने प्रोडक्ट बेचें, उनको अंधेरे में रखें, एक ये समस्या रही। दूसरी समस्या आतंकवाद की रही, जो कि जिससे कोई भी देश बचा नहीं। और तीसरी एक समस्या जो स्थानीय है वो शागुस स्थिति को लेकर, कि पूरे उस द्वीप के जितने सारे निवासी हैं उनके संघर्ष और उनकी जो प्रेरणाएं रही हैं और किस तरह से अपने द्वीप में वापस जाने के लिए वे संघर्ष करे हैं। इन 3 समस्याओं को मैंने अशोक के दरबार में प्रस्तुत किया। और ये अपने आप में एक सृजनात्मक कार्य है, क्योंकि इन प्रासंगिक मुद्दों को लेकर उस मिथकीय पात्रों के साथ जोड़ना अपने आप में प्रशंसनीय है। ये शीर्षक देखकर चेतन, सबसे बड़ा रुपया, शुरू में मुझे लगा कि ये एक हास्यास्पद नाटक है, लेकिन जैसे आपने बताया ये चरित्र प्रधान नाटक रहा, और इसमें ये भी देखने का मौका मिला कि जो बाकी पात्र रहे उनकी भी भूमिका बहुत सशक्त रही। जी, ध्यान से देखें तो हास्य नाटक है ही, लेकिन यदि ध्यान से देखेंगे तो उसके बैकग्राउंड में वो ज्वलंत समस्या है कि कलाकारों को, इस नाटक में विशेष करके हमने चित्रकार के ऊपर बात की है कि चित्रकारों की क्या समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या जो हमने दिखाई वह यह है कि चित्रकार जब तक जीवित रहता है उसकी कृतियों को कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती है, परंतु जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब हजारों लाखों में उसकी कृतियों को, उसके चित्रों का सौदा होने लगता है। तो हमने यही बताने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ा रुपया शीर्षक क्यों? क्योंकि जो उस चित्रकार के परिवार के सदस्य हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पैसा है। तो उससे कहते हैं कि यदि तुम्हारे जीते जी तुम्हारी कृतियों को मान्यता प्राप्त नहीं होती है तो तुम्हें मरना चाहिए। तो फिर वे एक योजना बनाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम मरने का अभिनय करो, फिर हम किसी सौदागर को लाएंगे, उसको बताएंगे कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, फिर उससे कहेंगे कि अब तुम चित्रों को खरीद सकते हो। तो इस प्रकार से हमने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि चित्रकार की या कलाकार की कला को मान्यता प्राप्त नहीं होती है, केवल पैसे को मान्यता प्राप्त होती है। फिर अंत में हमने उस चित्रकार के मुखारविंद यह दर्शाने का प्रयास किया कि उसके हृदय की क्या बात है, उसके मन में क्या गुजरता है, इन सभी परिस्थितियों के प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये हमने दिखाया। एकदम जैसे नाटक की व्याख्या आपने जो प्रस्तुत की, भंवर में घूम घूम कर भंवर का शीर्षक जो है आपने भी कुछ प्रेरणा प्राप्त की साहित्यकारों से, उनके जीवन को लेकर, और साथ में मौलिक जीवन के साथ भी जोड़ा, वास्तविक जीवन के साथ जोड़ा। ये तो आप मुझे बताएं, लेकिन ये मैं जानना चाहूँगा, विनय जी, चेतन, इनके सामने नाटक प्रस्तुत करने के लिए एक मंच है, इनके सामने कलाकार हैं, इनके छात्रगण और जो अन्य नाटक टोली रही। आप वालिदेपुरत में वहाँ पर किस तरह से अपने कलाकारों को चुनते हैं या फिर कहाँ से लाते हैं? वालिदेपुरत एक बहुत ही छोटा और सुंदर गांव है, कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म वहीं का था और पला भरा हूँ वहीं पे। और नाटक पहले से ही जीवित था इस गांव में। मैं नाम लेना चाहूँगा मेरे बड़े चाचा हरिनारायण महावीर, सब लोग उनको जानते हैं, और नाटक की दुनिया से जुड़े अभी तक है, लिखते हैं। और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, पिताजी से और चाचा से। तब से मैंने सोचा, जब हमारी एक क्लास शुरू हुई थी डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट्स, वहाँ से डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्राप्त करके फिर मैंने सोचा कि जहाँ तक नाटक का
की रचना है कहानियों की रचना है हमारे गांव में, तो कलाकार है, तो क्यों ना उसको फिर से, उसको कहते हैं रेनेसांस, जीवित फिर से पुनर्जागरण करें। तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और लोगों से कहा चलो नाटक की एक टोली हम शुरू करेंगे। बहुत खुश हो गए। फिर ऐसे शुरुआत हुई हमारी नाट्यदीप टोली और मंचन करने लगे हिंदी नाटक और भोजपुरी नाटक। और भंवर के बारे में थोड़ा बहुत। भंवर एक बार फिर से मैं इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा मेरे बड़े चाचा को, क्योंकि मैं इसका उल्लेख करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा कि चाचा जी मैं कंपटीशन में, प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ, अभी तक उसका शीर्षक मालूम नहीं। नाटक की कहानी मैंने सुनाई तो उन्होंने कहा, तुरंत मुंह से ये शब्द निकला, भंवर लग दो। तो भंवर मेरे दिमाग में ये अचानक ये बात आई कि भंवर बहुत ही अच्छा नाम है। तो मैंने रख दिया भंवर। लेकिन भंवर हमारे लिए काफ़ी बड़ा भंवर था। उसकी तैयारी करना, बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि बच्चे, उन लोगों के ट्यूशन होते हैं, होमवर्क होते हैं, और शादीशुदा लोग भी हैं, और उन लोगों के फैमिली परिवार भी है। तो उन सब के बीच इसे समय निकाल कर रिहर्सल करना, चेतन है, विनय है, वे तो जानते ही है कि रिहर्सल के दौरान कितनी समस्याएं आती है, कितने समय देना पड़ता है रिहर्सल के लिए। तो काफ़ी हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात हुई कि हम फाइनल तक पहुंचे। मैंने आपने पहले ऐतिहासिक बातों को और भी जो आजकल की घटना है उसके साथ जोड़ा, लेकिन नाटक अगर देखें तो उसमें लाइट्स को लेकर, साउंड को लेकर और हर प्रकार के प्रॉप्स को लेकर काफ़ी काम किया उसमें। इसमें बहुत काम हुआ है, और ख़ासकर नाटक का जो अशोक की चिंता की जो नाटकीय सामग्री है, उसकी मांग थी कि ऐसे ऐतिहासिक नाटक के लिए, उसके लिए जो प्रकाश, लाइट्स हैं, साउंड्स हैं, उस पर काम करना, और फिर आपकी अभिनय पर, जेस्चर्स पर सारा कुछ कोऑर्डिनेट करना, और फिर प्रॉप्स, खासकर उस समय के जितने सारी वेशभूषा, ये सब लाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि ये मेरी एक पहली प्रस्तुति रही इस क्षेत्र में, और मुझे काफ़ी सहयोग मिला वाकवा रंगभूमि कला मंदिर से। और जैसे कि शायद पूरे मॉरिशस जानता है कि ये जो सिटोहल परिवार है काफ़ी सक्रिय हैं और काफ़ी अनुभव हैं इन लोगों के। धर्मा को आप ले लीजिए, राजीव को ले लीजिए, या फिर आदर्श जो कि डायरेक्टर रहा और छात्र भी है महात्मा गांधी संस्थान में। तो आदर्श ने सारा कुछ कोऑर्डिनेट किया, और फिर हम लोग मिलते थे, और हमारे एमजीआई के छात्र भी जुड़े, एमबीसी की एक सदस्य भी जुड़ी उसके साथ। और काफ़ी, जैसे रितेश ने बताया कि उस समय मतलब लिखना बहुत आसान था मेरे लिए, अभिनय करना और उस समय डायरेक्टर के हर एक निर्देश पर चलना, खरा उतर पाना, और हर एक बात पर किस तरह से तुमको यहाँ पर इस ढंग से कहना है या उसको फॉलो करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। मेरे लिए खासकर एक बहुत बड़ा अनुभव रहा। मेरे नामी दोस्त ये लोग तो काफ़ी अनुभवी हैं इस क्षेत्र में, लेकिन मेरे लिए बहुत नया था। चेतन, बहुत से अभी नवयुवक हमें देख रहे होंगे, शायद वे भी, उनको मौका न मिला हो नाटक में सामने आने के लिए। आप लोगों को देखकर कहीं डर जाते हैं कि इस मंच में मैं जाऊं। आप जैसे मैंने शुरू में कहा, महारथी दिग्गज हैं जो अभी सीखना चाहते हैं, अभी नाटक के क्षेत्र में आना चाहते हैं, आप इतने अनुभव रखते हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने छात्रों से हमेशा कहता हूँ कि मुझे तब अधिक खुशी प्राप्त होती है जब उनको अवार्ड प्राप्त होता है, मुझे नहीं। यदि मैंने नाटक का मंचन किया, मेरे छात्रों को अवार्ड प्राप्त होता है, चाहे मुझे कुछ प्राप्त न हो, मुझे दुगुनी खुशी प्राप्त होती है। तो मैं ये कहूँगा कि जब नए नए कलाकार आते हैं नेशनल ड्रामा फेस्टिवल में, तो हमें खुशी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम वहाँ जाते हैं केवल अवार्ड प्राप्त करने के लिए या बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्राप्त करने के लिए। हम जाते हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि नाटक के प्रति हमारा प्रेम है। तो यह प्रेम हमारे लिए स्वार्थ नहीं है। हम चाहते हैं कि अन्य लोग भी नाटक के प्रति रुचि दिखाएं, नाटक के प्रति उनका प्रेम हो। तो मैं ये कहूँगा कि
डरना नहीं है। यदि संभव हो तो हम सहायता करने के लिए भी तैयार हैं। तैयार है। रितेश, आप मीडिया के साथ जुड़े हैं, आपका जो नेटवर्किंग है जिसे हम कहते हैं बहुत अच्छा है। बहुत से हमारे छात्र होते हैं जो मीडिया में आना चाहते हैं, रेडियो में काम करना चाहते हैं, टीवी में काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि बस टीवी के सामने आकर बात कर ली, रेडियो में जाकर बात कर ली, काम खत्म। कौन कौन से गुण आपको लगता है एक प्रस्तुतकर्ता में होनी चाहिए जिससे कि वो नाटक के क्षेत्र में आ सके, रेडियो के क्षेत्र में आ सके, टीवी के क्षेत्र में आ सके? आप में वो सब कुछ है। हमारे जो नौजवान अभी देख रहे हैं उनको किस तरह से प्रेरित कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा अरविंद जी, क्योंकि बहुत सारे नौजवान लोगों से मुलाकात होती है जब हम काम करते हैं, तो वे लोग पूछते हैं कि क्वालिफिकेशन की मतलब कौन कौन से क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है और कौन कौन से गुण की ज़रूरत होती है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप में कला है और मीडिया के साथ आपकी रुचि है, क्वालिफिकेशन है आपकी, तो ज़रूर यह मंच आप लोगों के लिए है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो नाम लेना चाहूँगा, एक दो उदाहरण मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि वे लोग भी नाटक के साथ जुड़े हुए हैं और मीडिया के साथ भी काम करते हैं। हमारे एमबीसी के न्यूज़ डिपार्टमेंट में एक लड़की है, सहयोगी है, उनका नाम है सुमेरा। वह नाटक के साथ उर्दू नाटक करती है। यूसुफ काम करते थे ताल एफएम में और गज़ल प्रोग्राम भी प्रस्तुत किया करते थे। वह भी नाटक के साथ जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में उनके माध्यमिक विद्यालय में राजकुमार गजानन स्टेट सेकेंडरी स्कूल में मेरे ख्याल से हमारे सहयोगी विवेक बिंदा के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। और बेस्ट एफएम में दिव्या है जो अशोक की चिंता में काम किया है, दिव्या ने, वह भी नाटक के साथ जुड़ी है और एमबीसी के साथ मतलब मीडिया के साथ जुड़ी है। मीडिया में आने के लिए अगर आप नाटक की दुनिया से है तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा लाभ है, क्योंकि आपके पास जो स्टेज प्रेजेंस है बहुत ही बड़ी चीज़ है। स्टेज प्रेजेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जब स्टेज पर कैमरा के सामने आते हैं वो डर जाते हैं। पहले से ही अनुभव है नाटक की दुनिया से वे लोग अनुभवी है, तो ये जो स्टेज प्रेजेंस है वो निकल जाता है। और बहुत सारे ऐसे गुण हैं, बहुत सारे ऐसे क्वालिफिकेशन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। मॉरिशस में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे एमजीआई है, आरटीआई है और यूटीएम है इन कोलैबोरेशन विद एमबीसी एंड एमएफडीसी। कोर्सेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं मीडिया और नाटक से जुड़े हुए। विनय, अभी समय कम ही है। नाटक और समाज, छात्रों के साथ आप काम करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, आपके साथ छात्रों ने भी काम किया है। क्या हम नाटक के द्वारा समाज सुधार कर सकते हैं और बच्चों में शिक्षा के प्रति या फिर उनके अध्यापन में ये काम आ सकता है? बेशक, मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो व्यक्ति जिसके अंदर कला है और उस कला को दर्शाता है, सामने लाता है, प्रदर्शित करता है, अपने आप वह समाज का कल्याण कर रहे हैं। व्यक्ति को ये नहीं चाहिए कि आकर खुल कर कहें कि हम लोग समाज सेवी हैं, समाज सुधार करना चाहते हैं। नहीं, आप खुद अपने माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। जैसे चेतन ने अभी कहा कि उस प्रतियोगिता में आना केवल अवार्ड पाना नहीं है, लक्ष्य केवल ये नहीं है। हमारे माध्यम से अगर न जाने कितने सारे लोग प्रेरित हों और वे भी अपने दिमाग में ठान ले कि मैं भी कर सकता हूँ, हम भी आ सकते हैं, हम में भी वो प्रेरणा आई कि हम भाग लेंगे, तो अपने आप में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति कलात्मक होता है ना, तो उसका समाज बुरा नहीं हो सकता है, बिल्कुल बुरा नहीं हो सकता। अभी इन 3 नाटकों के बारे में कुछ बातें हुई, सबसे बड़ा रुपया, भंवर, अशोक की चिंता, तीनों नाटकों को पुरस्कृत भी किया गया। आगे चलकर अंत में चेतन। जी, मैं यही कहूँगा कि जैसा कि मैंने कहा, हम लोग यह दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि कलाकारों को काफ़ी समस्याएं हो रही है आजकल। तो यदि हमारे नाटकों को देखकर या अन्य नाटकों को देखकर यदि लोग कलाकारों का थोड़ा और सम्मान करेंगे या उनको प्रोत्साहित करेंगे,
तो बहुत अच्छी बात होगी। रितेश? नाटक की दुनिया एक बहुत ही अलग दुनिया है। इसमें मज़ा आता है अभिनय करते समय। मैं नौजवानों को खास तौर पे, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है नई दृष्टि नौजवानों के साथ, तो मैं ये मांग करना चाहूँगा कि नौजवान लोग अगर आप लोगों की रुचि है नाटक में तो ज़रूर आइए। क्योंकि देखिए, स्टाइल की बात करेंगे, मेरा एक स्टाइल है, चेतन का एक स्टाइल है, विनय का एक स्टाइल है। आप लोग आइए, क्योंकि नाटक की दुनिया की जो आप मुगफली स्टाइल है ना, स्टाइल वह नाटक की दुनिया को आपकी ज़रूरत वाह। है। देखिए, मेरा स्टाइल है, चेतन का स्टाइल और विनय का स्टाइल है। नाटक की दुनिया को आपकी ज़रूरत है। आप आइए, अपना स्टाइल दीजिए और नाटक की दुनिया को और उसको बड़ी कर दीजिए और वो व्यापक हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कही हमारे 3 आज के मेहमानों ने। सृजन कार्यक्रम आज का अलग रहा इसलिए क्योंकि मॉरिशस में नाटक को लेकर जो कार्य हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, चाहे वो मीडिया लेवल पे हो, सब में डुबकी लगाने का प्रयास किया। सृजन में समय समय पर जो भी सृजनात्मक कार्य होते हैं नाटक को लेकर, हम फिर से आएंगे एक और कार्यक्रम के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए सृजन कार्यक्रम में। नमस्कार।